अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज अगेन हम वही चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसके हम 2 लेक्चर दे चुके हैं जिसमें हम 50 प्लस एमसीक्यूज़ करवा चुके हैं जो हमारे पास इजी और मॉडरेट टाइप के थे। आज ही हमारे पास 15 क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं, अक्सर रिपीट होते रहते हैं। आईआईटी, जेईई, नेस्ट और एनईडी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं। ये 15 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आज मैं आपको ब्रीफली डिफाइन करूँगा। हर एमसीक्यू का सॉल्यूशन भी बताऊँगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, तो वीडियो के साथ जुड़ी रहिएगा और एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट, जो सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये तो हमारे पास कॉम्बिनेशन का एक बड़ा बेहतरीन फार्मूला है जिसको मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं पे भी 2 कॉम्बिनेशन आपस में बराबर हैं, वो बराबर जब होंगे जब अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया x, यहाँ पे लिख दिया मैंने y, मैंने लिख दिया एन सी एक्स इज़ इक्वल टू एन सी वाई। अगर इन दोनों का आंसर बराबर है तो जब होगा जब अगर x प्लस वाई नीचे वाले 2 नंबर को प्लस करने से अगर आंसर n के बराबर आ जाए तो हमेशा दोनों का आंसर बराबर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ 5C2 इज़ इक्वल टू 5C3 तो हम बोलेंगे इन दोनों का आंसर बराबर आएगा, क्योंकि ऊपर 5 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, दोनों को प्लस करने से आंसर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है एन सी आर इज़ इक्वल टू एन माइनस 1 सी आर प्लस का एन सी एन माइनस आर। तो ये तो फार्मूला हमने कभी कोई देखा नहीं है, ना ये पास्कल रूल है, ना ये इस जैसा फार्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो इसको हम एक दफ़ा छोड़ते हैं, बाकी 2 ऑप्शन को देखते हैं। अगर उन दोनों में से कोई ऑप्शन दोनों के दोनों सही हो गए तो फिर हम बोलेंगे यही हमारे पास एक ऑप्शन है जो गलत है। अगला लिखा हुआ है एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस 1 सी आर प्लस का एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये एक कंप्लीट फार्मूला है जिसका नाम होता है पास्कल रूल। अगर आपको कोई भी पास्कल रूल के बारे में बताना चाहता है तो पास्कल रूल का फार्मूला हमारे पास ये बनता है कि अगर कहीं पे भी 10C5 प्लस का 10C6 लिखा हुआ है, पास्कल रूल में 2 कॉम्बिनेशन ऐड होते हैं, ऊपर वाले दोनों नंबर सेम होंगे, नीचे वाले दोनों नंबर कॉन्जिक्यूटिव होंगे लगातार। अगर ये दोनों नंबर लगातार हैं, ऊपर वाले नंबर में एक ऐड करा के नीचे वाले में जो बड़ा नंबर है वो लिख दो, ये पूरा फार्मूला कहलाता है पास्कल रूल का। तो इधर भी हमारे पास यही लिखा हुआ है, कह रहा है कि ऊपर दोनों की पावर है n माइनस 1 n माइनस 1, ये r है, ये r माइनस 1 है। तो दोनों ऊपर वाली पावर सेम है, नीचे वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो ऊपर वाले में एक ऐड कराएंगे, n माइनस 1 में एक ऐड कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। और r माइनस 1 में r बड़ा होता है तो इसलिए n सी r इन दोनों के सम के बराबर होता है। अगला लिखा हुआ है r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कॉम्बिनेशन एन सी आर बराबर है एन पी आर। ये भी एक फार्मूला है। अगर कोई भी बच्चा कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले को आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कराएगा तो आंसर आएगा एन पी आर, परम्यूटेशन का फार्मूला। और अगर कोई बच्चा परम्यूटेशन वाले फार्मूले को आर फैक्टोरियल से डिवाइड करा दें तो आंसर आएगा एन सी आर कॉम्बिनेशन का। या कोई बच्चा इन दोनों के फार्मूले सॉल्व करे, अगर हम इनका फार्मूला खोलेंगे तो नीचे आएगा आर फैक्टोरियल, ऊपर वाले आर फैक्टोरियल से कैंसिल होकर आंसर इसी जैसा बन जाएगा। इसका मतलब है तीनों ऑप्शन सही हैं। जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारे पास इनकरेक्ट है और हमें यही बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ 7 पॉइंट्स आउट ऑफ 12 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन, देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर। कह रहा है कि टोटल पॉइंट अगर हमारे पास 12 हों, 12 में से 7 पॉइंट एक ही सेम लाइन पे हैं। अगर 2 पॉइंट से ज़्यादा एक लाइन के ऊपर अगर पॉइंट आ जाएं, अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट आ जाएं, 4 आ जाएं, उन तमाम पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्राइंगल बनती नहीं है। ये तो पूरा एक टॉपिक है जिसमें लाइन बनाते हैं, डायगोनल है, ट्राइंगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उनके बारे में तो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको इस एमसीक्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। अगर 12 के 12 के 12 पॉइंट नॉन कोलिनियर होते तो मैं ट्राइंगल बनाने का फार्मूला यूज़ करता 12C3। इस पूरे को मैं सॉल्व करता, और सॉल्व कैसे करता, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस का 3, जिसको मैंने लिख दिया 9 फैक्टोरियल। अब इस पूरे को मैं सॉल्व करूँगा तो इस पूरे का आंसर आएगा 220 के बराबर। तमाम बच्चे सॉल्व कर लेंगे इसको।
तो इसका मतलब है अगर 12 पॉइंट होते हैं तो 12 पॉइंट से टोटल ट्रायंगल बनती 220, पर 220 ट्रायंगल अभी नहीं बनेगी। क्यों? इसमें 7 पॉइंट कोलिनियर हैं, उनसे 7 पॉइंट से जितनी ट्रायंगल बननी चाहिए थी पर वो अब नहीं बनेगी, क्योंकि वो 7 के 7 पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ गए। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं 12C3, मतलब 12 पॉइंट से इतनी ट्रायंगल बननी चाहिए थी, पर इनमें से 7 पॉइंट क्या है कोलिनियर, तो 7 पॉइंट से जितनी ट्रायंगल बनेगी वो अब नहीं बनेगी, तो उसको मैं टोटल में से माइनस करवा दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 12C3 को हमने सॉल्व किया, आंसर है 220 के बराबर, माइनस इसके ऊपर भी ऐसे ही फार्मूला लगाएंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 - 3 जो बच जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 35 के बराबर। तो 220 में से अगर मैं 35 को माइनस करूँगा तो आंसर मेरे पास बचेगा 185। अब जो टोटल ट्रायंगल बनेगी वो कितनी बनेगी 185। तो इसका हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो सी वाला है, जिसको हमने टिक लगा दिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है अ पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगोनल देन नंबर ऑफ साइड आर। ये बिल्कुल ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें लाइंस, डायगोनल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूँ जिसमें मैं बोलूँ बताओ कि 2 पॉइंट की मदद से हम कितनी लाइनें बनाएंगे, तो हम बोलेंगे 2 पॉइंट की मदद से एक लाइन बनेगी। 3 पॉइंट की मदद से टोटल लाइनें बनेगी 3 बनेगी, और 3 लाइनें बनेगी तो इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा। अगर मैं कहता 4 पॉइंट की मदद से कितनी लाइनें बनेगी, तो हम कहते हैं 4 पॉइंट की मदद से टोटल लाइनें बनेगी 6 लाइनें। 4 तो ये बन गई, एक ये बन जाएगी 5, एक ये बन जाएगी 6। अब देखो 4 साइड वाली फिगर में सबको मालूम है 2 डायगोनल होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि डायगोनल होते क्या हैं, तो हम बोलेंगे कोई भी क्लोज फिगर हो, भले वो 4 साइड वाली हो, 5 साइड वाली हो, 6 साइड वाली हो, उस 4 साइड वाली 5 साइड वाली फिगर में जितनी भी लाइनें बनेगी उन तमाम लाइनों में साइड को हटा के मतलब इसमें टोटल 4 साइडें और 2 लाइनें, तो साइड को हटा के बाकी जितनी भी लाइनें बनेगी वो कहलाएगा डायगोनल। लाइन निकालने का फार्मूला होता है NC2, जितने भी पॉइंट हैं और कॉम्बिनेशन लगा दूंगा और 2 लिखूंगा। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि एक लाइन को बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए। और अगर आपको डायगोनल निकालना है तो यही फार्मूला लगाना है NC2 माइनस n का मतलब है अगर 4 पॉइंट है तो 4 साइड वाली फिगर बनेगी तो 4 साइडों को माइनस करना पड़ेगा। अगर 5 पॉइंट है तो 5 साइड वाली फिगर पड़ेगी तो 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने फार्मूला लगा दिया है। उसने हमें सवाल में ये बताया हुआ है कि अगर आपके पास 44 डायगोनल हैं तो बताओ जो पॉलीगॉन है वो कितनी साइड वाला है, 9 साइड है, 10 साइड है, 11 है या 12 है। तो मैं आपको इसके 2 सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक तो थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है और एक मैं आपको शॉर्टकट बताऊँगा। मैंने लिख दिया NC2 माइनस का n बराबर है 44 के, मतलब ये डायगोनल का फार्मूला है, उसको मैंने 44 के बराबर कर दिया है। NC2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, जिसको हमने 2 लिख दिया, माइनस का n इज इक्वल टू 44 के बराबर है। अब कोई भी बच्चा NC2 का फार्मूला एक्सपेंड करेगा तो इसका फार्मूला काट पीट के बचेगा n(-1/2)। इन दोनों का हमने LCM लिया और n को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो बन गया n² माइनस का n माइनस का 2n अपॉन 2 आ गया। इस 2 को हम क्या करेंगे 44 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, लिख दिया n² माइनस का 3n, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 88 इधर आएगा तो माइनस का 88 बराबर है 0 के। हम क्या करते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 11 और 8 के, जिसको मैंने लिख दिया n² माइनस का यहाँ पे प्लस का 8n माइनस का 11n और माइनस का 88 बराबर है 0 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे 2 आंसर मिलेंगे, n बराबर है -8 के और अगला आंसर मुझे मिलेगा n बराबर है 11 के। याद रखिएगा साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर कोई भी बच्चा बोलेगा तो इस तरीके से बोलेगा कि 3 साइड वाली फिगर, 4 साइड वाली फिगर, कभी हम ऐसा नहीं बोल सकते -3 साइड वाली फिगर, तो माइनस में तो साइड होती नहीं है, तो इसलिए n बराबर आ गया 11 के। इसका मतलब है 11 साइड वाली फिगर में टोटल डायगोनल बनेंगे 44, और डायगोनल का फार्मूला ये वाला है। मतलब डायगोनल निकालने के लिए पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले टोटल लाइन निकालनी पड़ेगी,
जितनी लाइनें बनेगी उसमें से उतनी साइडें, मतलब 5 साइड वाली फिगर है तो 5 साइडें, 6 साइड वाली फिगर है तो 6 साइडें, 7 साइड वाली फिगर है तो 7 साइडें। अच्छा, मैं आपको ना एक बड़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको गौर से देखिएगा। अगर कहीं पे भी ऐसा आ जाए कि NC2, यहाँ पे 2 आ जाए, कहीं पे भी 2 ऊपर वाले कोई भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 10C2 और 8C2, अगर आप इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं शॉर्टकट तरीके से, तो मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन शॉर्टकट बताता हूँ। अगर यहाँ पे 2 होगा तो ऊपर वाला जो भी नंबर है उस नंबर को हमेशा एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। मतलब मैंने 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कैंसिल करूँगा, आंसर आ गया 45 के बराबर। 8 है तो 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, उसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 7, ये 8 का टेबल 8 पर 2 का टेबल लगेगा 4 टाइम, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 28। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, 9 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट, अब तो हमें पता चल गया 11 है, तो अगर इसका मतलब है 11 साइड वाली फिगर में टोटल डायगोनल बनेंगे 44। पहले टोटल लाइन निकलेगी, उसमें से 11 साइड माइनस भी करनी है, तो मैंने लिख दिया 11C2 को लिख दिया 11 × 10/2 लिख दिया। मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि टोटल लाइनें कितनी बन रही है, तो 10 पर 2 का डबल लगेगा 5 टाइम, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55 टोटल लाइन बनेगी, जिसमें से मुझे 11 साइड को माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया 44 डायगोनल बनेंगे, जो हमने इस तरीके से भी निकाल दिया, शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया मैंने आपको। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन of 1 or more question from 10 given question, each question having an alternate। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर समझ लो 2 बातें निकलेगी बड़ी काम की। मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को इधर ही छोड़ देता कि ये चीज़ नहीं बताता, मैं कहता कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन फ्रॉम ऑफ 1 और मोर क्वेश्चन फ्रॉम 10 गिवन क्वेश्चन। बताओ 10 गिवन क्वेश्चन में से अगर मुझे एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं सॉल्व करने के लिए, तो बताओ मैं कितने तरीके से सॉल्व करता। तो हमारे पास इसका आंसर इस तरीके से निकलता कुछ, और मैं आपको कुछ बातें याद दिलाऊंगा। मैं लिखता 10C1 प्लस का 10C2 प्लस का 10C3 प्लस का डॉट डॉट लगा के कहाँ तक लेके जाता, 10C10 तक लेके जाता। मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करता, इस तरीके से सॉल्व करवाता आपको, और अब मैं इस पूरे को सॉल्व करके आंसर निकालता। पर मैं इसकी एक और बड़ी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। हमने एक चैप्टर अभी आगे आएगा, बायनोमियल थ्योरम, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर में एक बात आती है NC0 प्लस का NC1 प्लस का NC2 से लेकर NCN, इन तमाम को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, ये सेकंड, ये थर्ड, अप टू अगर 0 से स्टार्ट होके n तक जाए तो इन तमाम का सम बराबर होता है 2 पावर n के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे फार्मूले में 10C0 ऐड भी करा देता हूँ, 10C0 सब्ट्रैक्ट भी करा देता हूँ। तो मैं लिख दूँ 10C0 प्लस का 10C1 प्लस का 10C2 प्लस का अप टू 10C10। ये 10C0 मैंने ऐड करवाया, तो इधर जाके मैंने 10C0 सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे का आंसर आएगा 2 पावर 10, और 10C0 का आंसर होता है 1 के बराबर, तो 2 पावर 10 माइनस 1 इस पूरे का आंसर आ जाता। अगर ये सवाल ऐसा लिखा होता, यहाँ तक होता जिसमें ये चीज़ नहीं होती, ईच क्वेश्चन हैविंग एन अल्टरनेटिव। अब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ईच क्वेश्चन हैविंग अल्टरनेटिव का मतलब है कि टोटल क्वेश्चन 10 है ना, पर 10 के अंदर हर क्वेश्चन में और का ऑप्शन दिया हुआ है। और का मतलब है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 के 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और लगा के क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। हम अक्सर देखते हैं ना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, पर हर क्वेश्चन 2 दफ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 दफ़ा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 2 दफ़ा होता है। 1 2 दफ़ा तो है, उसमें से अब आपकी मर्ज़ी है ऊपर वाला 1 करो या नीचे वाला 1 करो। तो इसका मतलब है ईच क्वेश्चन हैविंग एन अल्टरनेट, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, 2 दिए हुए हैं, मतलब एक ऊपर वाला 1 एक नीचे वाला 1, एक ऊपर वाला 2 एक नीचे वाला 2। तो इस तरीके से हम चलाएँगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ,
गौर से देखिएगा, मैंने लिख दिया 10C1 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मुझे 10 में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है तो वो तो मैंने 10 में से एक सिलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई 2 इसलिए लिखा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे पास 2 चॉइस है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 दफ़ा लिखा हुआ है। फिर प्लस लगा के मैं लिखूँगा 10C2। अब मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे 2 के ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा। अब देखो, एक क्वेश्चन के मेरे पास सॉल्व करने के 2 चॉइस थे। अब 2 क्वेश्चन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पहले वाले के लिए भी 2 चॉइस, अगले वाले के लिए भी 2, तो जिसको लिख दिया 2 पावर 2। फिर प्लस लगा के 10C3 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर पावर 3, क्योंकि अब 3 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 जिसको हम लिख देंगे 2 पावर 3। और ये कहाँ तक चलेगा, ये हमारे पास चलेगा 10C10 मल्टीप्लाई 2 पावर 10 के बराबर। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अब एक और मैं आपको बायनोमियल थ्योरम की बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास लिखा हो 1 + x के ऊपर पावर n लिखा हुआ है, अगर मैं इसका बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो सुनना गौर से। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। सेकंड टर्म क्या आ गई, x आ गई। बायनोमियल ये कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास। पहले वाले नंबर की पावर n से स्टार्ट होएगी और डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, और सेकंड वाले की पावर 0 से स्टार्ट होएगी और इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, n तक जाएगी। ये फार्मूला ऐसे खुलेगा, पहले लिखा जाएगा NC0, 1 के ऊपर पावर n, 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और पहले की पावर n आ गई, दूसरे की पावर 0 से स्टार्ट होगी, x पावर 0 का मतलब है 1 ही आएगा। फिर आएगा NC1, फिर सेकंड वाले की एक एक पावर बढ़ाते रहो, क्योंकि पहले वाले की पावर कम करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला वाला नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। तो मैंने लिख दिया x के ऊपर पावर 1, फिर लिख दिया NC2 इंटू x²। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा प्लस का NC3 x पावर 3 प्लस अप टू NCn इंटू x पावर n लिख दूँगा। देखो ये n चल रहा था। अब मैं अगर इसी पूरी चीज़ को कंपेयर करा दूँ, 2 को कंपेयर करा दूँ यहाँ पे x से, और n को कंपेयर करा दूँ 10 से, गौर से सुनिएगा, और इसके अंदर वही काम कराता हूँ। यहाँ 10C0 ऐड भी करवा देता हूँ, 10C0 सब्ट्रैक्ट भी करवा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 10C0 का आंसर 1 आता है, और 2 के ऊपर पावर यहाँ पे 1 है, तो इससे पहले मैंने लिख दिया 2 के ऊपर पावर 0। इसको लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मैंने इसलिए लिखा है कि ये फार्मूला इस जैसे कंपेयर करवा दूंगा मैं। तो मैंने लिख दिया 10C0 इंटू 2 पावर 0, प्लस लगा के लिख दिया 10C1 इंटू 2 पावर 1, प्लस का 10C2 इंटू 2 पावर 2 प्लस का, फिर मैंने लिख दिया 10C3 इंटू 2 पावर 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 10C10 इंटू 2 पावर 10 के बराबर। अब देखो, इस पूरे को अगर मैं 1 + x के ऊपर पावर n में बंद कर रहा हूँ फार्मूले को, तो इस पूरे को मैं बंद कर सकता हूँ 1 प्लस का 2, क्योंकि x की जगह 2 आ गया, उसके ऊपर पावर लगा दी 10, सही है। और 10C0 अगर मैंने इधर ऐड कराया तो माइनस लगाऊंगा 10C0 में, इधर सब्ट्रैक्ट भी कराऊंगा, और 10C0 का आंसर 1 आता है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इस पूरी की जगह लिख दिया 1 प्लस का 2 के ऊपर पावर 10 और माइनस 10C0 का आंसर 1 लिख दिया। इन दोनों को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 3 पावर 10 माइनस का 1 जाएगा इस पूरे का आंसर। यह हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ दोनों तरीके मैंने बता दिए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है 3 पावर 10 माइनस का 1, ये इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, और इसका सही ऑप्शन हमारे पास 11 था। अच्छा, बच्चे देख रहे हैं कि सर ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान थे, स्टार्टिंग वाले आसान थे, अभी आगे आगे चलेंगे तो आगे आगे मुश्किल क्वेश्चन आते रहेंगे हमारे पास। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द नंबर, अच्छा ये तो हमने कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। लिखा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर इज़ 1, 6 फैक्टोरियल, 15 या 30। ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि आपके पास जो एक क्यूबिक डब्बा होता है, जिसको मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया है, क्यूबिक डब्बा, इसकी अपने पास टोटल 6 साइड होती है। बताओ, अगर मैं इन 6 साइडों को 6 डिफरेंट कलर से अगर पेंट करूँ, 6 डिफरेंट कलर से पेंट करूँ इस क्यूबिक डब्बे को,
मेरे पास 6 डिफरेंट कलर हैं और इस पूरे डब्बे को जिसकी 6 साइडें हैं इसको अगर मैं 6 डिफरेंट कलर से पेंट करूँगा तो बताओ कितने तरीके से कर सकता हूँ। अब देखो इसको ना 2 अलग अलग हिस्सों में करना पड़ेगा। पहले मैंने कह दिया एक बॉटम और एक हमारे पास जो अपर आ गया, तो हम उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से बता रहे हैं। अब देखो कोई भी बच्चा ऊपर वाले को नीचे वाला बना सकता है, नीचे वाले को ऊपर बना सकता है, क्योंकि अगर मैं इस क्यूबिक डब्बे को घुमा दूँ, क्योंकि चारों तरफ से एक जैसा है, तो ऊपर वाली फेस जो मतलब ज़मीन है वो नीचे बन जाएगी, नीचे वाली चीज़ ऊपर बन जाएगी। तो इसका मतलब है हमें पता नहीं चलेगा कि ऊपर वाला कौन सा है नीचे वाला कौन सा है, ये तो हमारे हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे वाली जो फेसेस हैं उसको हम किसी भी एक को फिक्स करेंगे। तो ऊपर वाले को मैंने फिक्स कर दिया, ऊपर वाले को फिक्स किया तो उस पर कोई ना कोई एक कलर तो लगाएंगे। तो ऊपर वाले के लिए तो मेरे पास एक चॉइस आ गई, मल्टीप्लाई। ऊपर वाले को फिक्स कर दिया भाई, ऊपर वाले पे मैंने रेड कलर लगा दिया, रेड। अब जो नीचे वाली जो बेस है, नीचे वाली बेस, अब उसके लिए मेरे पास 5 चॉइस हैं, जो मेरे पास बाकी 5 डिफरेंट कलर पड़े हैं। अब उन 5 डिफरेंट कलर में से कोई सा भी कर सकता हूँ। तो अगले वाले के लिए मेरे पास 5 चॉइस आ गई, मल्टीप्लाई। अब रह गई मेरे पास 4 साइडें हैं। अब देखो चारों साइडें भी गोलाई की तरह हैं। अब मैं अगर इस क्यूबिक डब्बे को यूँ घुमाऊँ तो इसका मतलब है चारों साइडें इस तरीके से घूमेगी, सर्किल की तरह घूमेगी। और हमें पता है कि इन चारों साइडों को मैं कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ। और सबको पता है सर्किल के अंदर जो परम्यूटेशन होती है उनमें हमेशा एक कम करना पड़ता है। तो इन चारों साइडों में भी एक फिक्स करना पड़ेगा। या ये बोल दूँ कि 4 साइडें हैं तो इसका फार्मूला बनेगा 4 - 1 फैक्टोरियल। तो जिसको मैंने लिख दिया 4 - 1 फैक्टोरियल, तो बन जाएगा 5 × 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 5 × 6। आंसर आ गया कि इस क्यूबिक डब्बे को हम 30 वेज से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। अच्छा, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अ सेट कंटेन 2n+1 एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेन मोर देन n एलिमेंट इज इक्वल टू। इसका मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन शॉर्टकट बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। मेरा एक सवाल है आपसे। अगर मैं किसी बच्चे को एक सवाल देता हूँ कि मेरे पास एक सेट है एस जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और मैं ये पूछूं बताओ कि इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो हम बोलेंगे इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2⁻6 का मतलब है आंसर आएगा 64। अब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ इसके जो 64 सबसेट हैं उसमें एक नल सेट भी आएगा, एक एलिमेंट वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 4 वाले, 5 वाले, 6 वाले, 6 से ज़्यादा नहीं बनेंगे। अगर मैं ये पता लगाऊं कि बताओ 3 एलिमेंट वाले कितने सबसेट हैं, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा दो 6C3। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। आपको जो सबसेट चाहिए उसके अंदर कितने एलिमेंट चाहिए, 3 चाहिए तो 3 लिख दो, 2 चाहिए तो 2 लिख दो, 3 चाहिए 4 चाहिए तो 4 लिख दो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इस पूरे को सॉल्व करके आंसर आएगा हमारे पास 20, मतलब 20 सबसेट बनेंगे हमारे पास 3 एलिमेंट वाले। तो अब मैं इसी तरीके से वो जो अगला क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसकी शॉर्टकट आप देखना कि मैं किस तरीके से निकालता हूँ। शॉर्टकट हमारे पास ये है उसका, शॉर्टकट हमारे पास ये है कि अगर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, लिखा हुआ है कि एक सेट है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 2n+1। ठीक है, कह रहा है कि बताओ द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन मोर देन n एलिमेंट इज इक्वल टू। n से ज़्यादा एलिमेंट वाले टोटल सबसेट कितने बनेंगे। तो इसका मतलब है पहले तो मुझे टोटल मैंने लिख दिया, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 2n+1। जो हमें सबसेट चाहिए वो चाहिए मोर देन n एलिमेंट। तो इसका मतलब है पहले आपको ना n की जगह कोई भी वैल्यू उठानी पड़ेगी। आप क्या करो, n की जगह अगर आप 2 उठा लो तो इसका मतलब है 2n+1 जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बनेंगे वो 5 बनेंगे, क्योंकि अगर आपने n की जगह 2 उठाया तो इधर n की जगह 2 पुट करोगे तो 2 × 4 + 1 5,
मतलब 5 एलिमेंट बन गए आपके पास टोटल, जिसमें आपको 2 से ज़्यादा, क्योंकि n से ज़्यादा तो 2 से ज़्यादा 3 वाले बनेंगे, 4 वाले बनेंगे, 5 वाले। तो आप उसके लिए लिखोगे 5C2 प्लस 5C3, क्योंकि 2 से ज़्यादा चाहिए, 5C4 प्लस का 5C5। अब आप 5C3 को सॉल्व करोगे 10 आएगा, 5C4 को सॉल्व करोगे 5 आएगा, 5C5 को सॉल्व करोगे 1 आएगा। इस पूरे का आंसर आ गया 16। अब क्या करेंगे, 16 हम कैसे पता लगाएंगे? हमने n की जगह क्या उठाया, 2 उठाया। जो सही ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में n की जगह 2 पुट करने से मुझे आंसर 16 मिल जाए। सही है। तो इसका मतलब है अगर मैं इधर n की जगह 2 पुट करूँगा तो 16 नहीं आ रहा, इधर n की जगह 2 पुट करूँगा तो 16 नहीं आ रहा, इधर भी n की जगह 2 पुट करूँगा तो 16 नहीं आ रहा। ठीक है। और अगर मैं इधर n की जगह 2 पुट कर दूँ तो 2 टू द 4, 2 के ऊपर पावर 4, आंसर आ गया 16। ये आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे n की जगह 2 उठाया, जितना छोटा नंबर उठाएंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। अगर कोई बच्चा इधर n की जगह 3 उठाता तो उसके लिए फिर टोटल एलिमेंट बनते 7। फिर इसका मतलब है 3 से ज़्यादा एलिमेंट वाले तो आप लिखते हैं 7C4 प्लस का 7C5 प्लस का 7C6 प्लस का 7C7। उन सबको सॉल्व करते कोई ना कोई आंसर आता। फिर जो n की वैल्यू हमने यहाँ उठाई है वही ऑप्शन में पुट करते, वो भी आपको एक्यूरेट आंसर दिखाता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन का है, अगला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। लिखा है अ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is to be formed using the numbers 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition. The total number of ways this can be done. बताओ 5 डिजिट वाले टोटल कितने नंबर हम बना सकते हैं इन नंबर को यूज़ करते हुए, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 6 नंबर को यूज़ करते हुए। जो 5 डिजिट वाले नंबर बनेंगे वो पूरे पूरे किससे डिवाइड होने चाहिए, 3 से। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो नंबर 3 से डिवाइड होता है उसका कैसे पता लगाते हैं। अगर कोई भी एक 5 डिजिट वाला या 4 डिजिट वाला नंबर है, उसके तमाम डिजिट को प्लस करके जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया है 5, 3, 1 और यहाँ पे लिख दिया है 6, ये 4 डिजिट वाला लिख दिया फॉर एग्जांपल मैंने। अब आपसे कोई पूछे ये मैंने एक नंबर लिखा है 5316, बताओ ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा? तो आप इस पर 3 का टेबल मत लगाओ, आप चेक करो इनके डिजिट को ऐड करवाओ। 5 और 3 कितना आ गया 8, 8 और 1 कितना आ गया 9, 9 और 6 कितना आ गया 15। तमाम डिजिट का सम आ रहा है 15। बताओ 15 को पूरा पूरा 3 डिवाइड कर रहा है। अगर 15 को पूरा पूरा 3 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है इस पूरे नंबर को भी 3 पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। मैंने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 6 नंबर हैं। मैंने बॉक्स बना दिए 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। पर मुझे 5 नंबर ऐसे चाहिए कि उन पाँचों नंबर का सम जो भी बने, पाँचों नंबर का, पाँचों डिजिट का सम वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो पहले मुझे देखने पड़ेंगे ऐसे कौन कौन से नंबर उठाऊँ जिनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है। तो देखो, पहले शुरू के 5 नंबर ये हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 के 5, इन 6 में से ये वाले 5 उठा सकते हो। पहले तो कंडीशन ये हो गई, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये वाली है। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये, क्योंकि इन पाँचों नंबर का जो सम आ रहा है ना वो पूरा का पूरा 15 आ रहा है। क्योंकि इसका मतलब है अगर ये कोई से भी 5 नंबर अगर मैं बना दूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब है वो पूरे के पूरे जो 5 डिजिट वाला नंबर है वो पूरा पूरा किससे डिवाइड होगा, 3, पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब है इन 5 नंबर को हम अरेंज करवाएंगे 5 बॉक्स पे। तो पहले के लिए 5 चॉइस, अगले के लिए मेरे पास 4, अगले के लिए 3, अगले के लिए 2, अगले के लिए 1। तो इस 5 नंबर की मदद से 5 डिजिट वाले जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 5 फैक्टोरियल, जो बराबर है 120 के। 120 तो बन गए। अब मैं ऐसे चेक करूँगा 6 में से कोई और ऐसे 5 नंबर हैं जिनका सम मुझे ऐसा मिले जो पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो। तो मैंने मज़ीद 5 नंबर ये वाले उठा लिए, 0, 1, 2, 4 और 5। अगर मैं इन 5 नंबर की बात करता हूँ तो ये 5 नंबर भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं इन 5 नंबर की बात करता हूँ तो ये पाँचों नंबर का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 12। क्योंकि अगर इन पाँचों नंबर का जो सम अगर जो भी आ रहा है वो अगर पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है
ये 5 डिजिट वाला जो भी नंबर बनेगा उसको पूरा पूरा 3 डिवाइड करेगा। तो अब इसका मतलब है इन 5 नंबर को अगर मैं अरेंजमेंट करता हूँ इन 5 बॉक्स पे, तो गौर से सुनिएगा, कहीं पे भी अगर ज़ीरो आ जाता है तो ज़ीरो में बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो पहले वाले बॉक्स पे ज़ीरो नहीं आ सकता कभी भी। अगर पहले वाले बॉक्स पे आपने ज़ीरो रख दिया तो आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि वो 5 डिजिट वाला नहीं 4 डिजिट वाला नंबर बनेगा। तो पहले के लिए हमारे पास 4 चॉइस हो गई, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है हमारे पास। तो मतलब ज़ीरो के अलावा इन 4 में से कोई भी एक नंबर रख दिया, इन 4 में से एक नंबर चला गया, बाकी 3 ज़ीरो बीच में आ सकता है, अगले वाले के लिए, एंड वाले के लिए, बस स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो अगले के लिए भी 4 चॉइस, अगले के लिए मेरे पास 3 चॉइस, अगले के लिए मेरे पास 2, अगले के लिए मेरे पास कितने आ जाएंगे 1 चॉइस। तब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं सॉल्व करूँगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 16 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 96। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करते हैं कि 120 और 96, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 और 1 और 2, आंसर आ गया 216। चेक करते हैं हमारे पास 216 आंसर है या नहीं है। तो इसका हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 216 हमारे पास आंसर एक्यूरेट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट इज इवन इज डैश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बताओ 7 डिजिट वाले वो कितने नंबर बनेंगे कि अगर उन 7 डिजिट वाले नंबर को अगर हम जमा करें तो उन 7 डिजिट के नंबर का जो सम है वो कितना आना चाहिए, इवन आना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स द सम ऑफ हुज डिजिट, जो 7 डिजिट वाले नंबर बनेंगे उन 7 डिजिट को प्लस करने से इवन आंसर आएगा तो कितने होंगे। तो मैं आपको एक बड़ी बेहतरीन बात बताता हूँ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है पर दिखने में बहुत मुश्किल है। हर क्वेश्चन की कोई ना कोई लॉजिक होती है, अगर जिनको लॉजिक मालूम होगी तो वो इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। तो अब मेरा सवाल ये है, एक दफ़ा देखिएगा, मैंने क्या किया, पहले 7 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अच्छा, इसमें रिपीटिशन अलाउ होगा, क्योंकि देखो कोई भी नंबर बन सकता है, उन सब का मुझे सम चाहिए। तो टोटल नंबर पूछें तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल नंबर होते हैं 0 1 2 3 से लेकर 9 तक टोटल नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं 10। पर पहले वाले बॉक्स पे ज़ीरो नहीं आ सकता, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है। तो पहले वाले बॉक्स के लिए 9 चॉइस, अगले वाले के लिए 10, 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 अगले वाले के लिए 10। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 90 लाख आंसर आएगा हमारे पास, या 90 लाख आंसर आएगा। मतलब टोटल 7 डिजिट वाले नंबर बनेंगे 90 लाख। अब उसने तो पूछा है कि अब इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, अब मैं 90 लाख नंबर को कैसे लिखूं, फिर उनको मैं उनके डिजिट को सम करूं, तो मुझे तो काफ़ी साल लग जाएंगे। तो सवाल हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। पर मैं आपको इस सवाल को बड़ा आसान करता हूं आपके लिए। आप इसका देखिएगा, आप मुझे ये बता दें कि 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितना है, 100। आप मुझे ये बताइए कि 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर 100 है, तो इसमें आधे नंबर इवन होते हैं, आधे ओड है। पर अगर डिजिट जो होते हैं ना, डिजिट, वो भी डिजिट का भी जो सम होता है वो आधा इवन होता है, आधा ओड होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मैंने जस्ट सपोज 20 नंबर उठाए। 20 में मैं चेक कर रहा हूँ इवन नंबर कितने हैं, खाली इवन। तो टोटल 20 है तो 10 होने चाहिए। इसका मतलब ये 1 2 3 4 ये निकलाएगा, क्योंकि 0 और 1 को ऐड करूँगा तो ये और बचेगा, 4 हो गए। 5 सही है, 6 इन दोनों को प्लस करूँगा तो इवन आएगा, 7 8 9 और ये भी तो इवन बन रहा है, 10 हो गए। तो इसका मतलब 90 लाख में जो टोटल नंबर आया 90 लाख, तो इसके अंदर आधे नंबर होंगे इवन, भले डिजिट का सम निकालो या वैसे नंबर की बात करो, और आधे नंबर होंगे ओड। तो इसका मतलब है टोटल जो डिजिट का जो सम आना चाहिए, टोटल डिजिट का जो सम है हमारे पास, टोटल डिजिट का जो सम है वो हमारे पास
इवन कितने तरीक़ों से आएगा, 45 लाख से आएगा हमारे पास। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। और इसका ऑप्शन भी हमारे पास दिया हुआ है 45 लाख, ये मैंने इसको टिक लगा दिया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, शाबाश। लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर आर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 सो नो नंबर इज रिपीटेड द नंबर ऑफ इवन नंबर अमंग देम इज। वैसे ये जो लास्ट वाला जो जुमला लिखा हुआ है, अच्छा वैसे क्वेश्चन को ना 2-3 दफ़ा आप रिपीट करोगे जब जाके समझ आएगा, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं समझ आता। तो हमने लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट, इन 4 डिजिट को यूज़ करते हुए 4 डिजिट वाला नंबर बनाओ। सो नो नंबर इज रिपीटेड, तो मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। लिखा है द नंबर ऑफ इवन नंबर अमंग देम, तो इनमें जो इवन नंबर है ना वो कितने बनेंगे, इसका मतलब है 4 डिजिट वाले इवन नंबर कितने बनेंगे इन 4 नंबर को यूज़ करते हुए। तो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। नंबर कौन कौन से हैं, 0 1 2 3। सबको पता है अगर कोई भी 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला या 4 डिजिट वाला नंबर है तो हम क्या करते हैं, उसके लास्ट प्लेस यूनिट प्लेस को देखा जाता है कि अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो पूरा नंबर इवन है, अगर ओड है तो पूरा नंबर ओड है। तो हम क्या करते हैं कि 4 बॉक्स बनाते हैं, और 4 बॉक्स बनाने के लिए अगर मुझे 4 नंबर वाला डिजिट चाहिए, 4 डिजिट वाला नंबर चाहिए, और इन्हीं चारों नंबर को यूज़ करना है और वो भी इवन, तो मैं बोलूँगा इवन मेरे पास 2 चॉइस है, या 0 रखूँगा जब इवन बनेगा, या 2 रखूँगा जब इवन बनेगा। और जब अगर किसी भी सवाल में 0 आ जाए ना तो आप उसको अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपके लिए बेहतर है। अब देखें भाई, अगर मैं इस 0 को उठा के यूनिट प्लेस पर रख दूँ तो इसका मतलब है इस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास एक ही चॉइस है, क्या है वो 0। 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। मल्टीप्लाई, अब बाकी रहेगा 3 नंबर और 3 बॉक्स, तो अब कोई भी नंबर किसी भी बॉक्स पर आ सकता है। अगले वाले के लिए 3 चॉइस, अगले वाले के लिए 2, अगले वाले के लिए 1, तो इस पूरे का आंसर आ गया 6। अगर लास्ट प्लेस पे 0 आ रहा है तो 4 डिजिट वाले टोटल इवन नंबर कितने बनेंगे, 6। और अगर दोबारा मैंने 4 बॉक्स बनाए और अब मैं लास्ट यूनिट प्लेस पे अगर 2 रखता हूँ, 2, तो 2 मतलब इस वाले बॉक्स के लिए भी एक ही चॉइस है। पर बाकी जो नंबर बचे हैं उसमें 0 भी बचा है, अगर कहीं पे भी 0 आ जाए तो आपको देख के सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर देना। आपको ये याद होना चाहिए 4 डिजिट वाले नंबर में कभी भी 0 स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। इस वाले बॉक्स पर आ जाए, इधर आ जाए, लास्ट में आ जाए, ठीक है 4 डिजिट वाला बन जाएगा। पर स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाएगा तो 4 डिजिट वाला नंबर नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस बॉक्स के बजाय डायरेक्ट मैं इस बॉक्स पर आया तो 2 तो मैंने लिख दिया था, बाकी 0 बचा, 1 बचा, 3 बचा। 0 इस वाले बॉक्स पे नहीं आ सकता, 1 और 3, तो मतलब इस वाले बॉक्स के लिए मेरे पास 2 चॉइस हैं, या 1 लिख सकता हूँ या 3 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास 2 भी चला गया, 1 और 3 भी चला गया, इनमें से कोई एक नंबर, बाकी बचे 2। अगले वाले बॉक्स के लिए 2 चॉइस, अगले वाले के लिए 1, सॉल्व किया, आंसर आ गया 4। इन दोनों को प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 10। इन 4 नंबर को यूज़ करते हुए 4 डिजिट वाले टोटल मेरे पास जो इवन नंबर बनेंगे वो बनेंगे 10 बनेंगे। एक मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ। आज हमारा टारगेट था 15 क्वेश्चन का, पर हम तो अभी तक 9 क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। वो इसलिए कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगला सवाल लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 पावर 4 in the decimal notation of which all the digit are different is dish। बताओ 10 पावर 4 का मतलब है 10,000। 10,000 से छोटे टोटल कितने नंबर बन सकते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउ हमारे पास नहीं है। ये बात याद रखिएगा, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम बड़े आसानी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका मतलब है 10,000 से छोटा का मतलब है 4 डिजिट वाला भी बनेगा, 3 डिजिट वाला भी बनेगा, 2 डिजिट वाला भी बनेगा, 1 डिजिट वाला। इन तमाम नंबर को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 4 डिजिट वाला बनाता हूँ और टोटल नंबर हमारे पास वही है 10। 0 से लेके हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 9, तो टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो पहले वाले बॉक्स पे 0 तो आ ही नहीं सकता, तो पहले वाले बॉक्स के लिए 9 चॉइस, अगले वाले के लिए 9, अगले वाले के लिए हमारे पास कितनी आ गई 8, अगले वाले के लिए हमारे पास आ गई 7। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आई।
तो 4 डिजिट वाले टोटल नंबर बनेंगे, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 81 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, 648 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसका आंसर आता है 4536, ये इसका आंसर आएगा। मतलब 4 डिजिट वाले टोटल नंबर बनेंगे 4536, जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब मैं बोलूँगा 3 डिजिट वाले, तो 3 बॉक्स बना दिए, पहले के लिए 9 चॉइस, अगले वाले के लिए 9, अगले वाले के लिए 8, क्योंकि पहले वाले बॉक्स पे 0 नहीं आ सकता, 0 के अलावा कोई भी 9 नंबर आ सकते हैं, तो 9 में से 1 चला गया, पर 0 अगले वाले बॉक्स पे भी आ सकता है, अगले वाले पे भी। तो अगले के लिए 9, अगले के लिए 8, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 648 सॉरी। और अब 2 डिजिट वाले नंबर बनाऊंगा, तो 2 डिजिट वाले सिंपल 9 मल्टीप्लाई 9, जिसको मैंने बोल दिया 81, और 1 डिजिट वाला तो टोटल 9 ही नंबर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब टोटल को 8 करवा देता हूँ, 4536, और यहाँ पे लिख दिया 648, यहाँ पे लिख दिया 81, और 9 को ऐड करके मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 90 लिख दिया। अब इन सबको अगर मैं प्लस करता हूँ, तो इनको प्लस किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 4, सही है। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 62, और यहाँ पे आ जाएगा 5, आंसर आ गया 5274, इसका एक्यूरेट आंसर आएगा जो हमारे पास यहाँ होगा। तो इसका पहला ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है, कि पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा 5274, इसका पहला ऑप्शन सही है, और इसका हमारे पास 10 था। आज हम बस इतना ही करेंगे, बाकी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक। ओके, उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने समझाया बच्चों को समझ आया होगा, और इंशाल्लाह इसके जो 5 MCQs हैं उसको सॉल्व करने के बाद अगली सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायनोमियल थ्योरम के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह ताला।